शुभ संध्या सभी को। आप सभी का आईएफपीएच के दैनिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में स्वागत है। हमारे आज के मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर विभा कुमारी, जो जिन्होंने बीएचएमएस किया है और एमडी होम्योपैथिक पीडियाट्रिक्स से किया है उन्होंने, फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। करेंटली वो रिसर्च ऑफिसर हैं और आज वो हमें हाउ टू डील विद डायरिया इन पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप विद होम्योपैथी के बारे में बताएंगी। हम आपका स्वागत करते हैं मैम। ओवर टू यू नाउ। नमस्कार आप सभी को। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। हाँ, तो नमस्कार आप सभी का इस अंतर्राष्ट्रीय 749वें दैनिक वेबिनार में। मैं पहले अपना संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगी। मैं डॉक्टर विभा कुमारी हूँ और मैं चिकित्सा सत्यापन इकाई जो कि पटना में स्थित है, पटना सिटी में, जो केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान के अंतर्गत आता है, वहाँ पे मैं एक अनुसंधान अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। तो जैसा आपने बताया कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये दस्त का। आज क्या मैं स्लाइड शेयर कर सकती हूँ? यस मैम। आपको मेरी स्लाइड दिख रही है? यस मैम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले में कि मेरा आज जो वक्तव्य का टॉपिक है वो है कि होम्योपैथी के साथ बाल चिकित्सा आयु वर्ग में दस्त से कैसे निपटें। तो मैंने ये, चूंकि ये अभी तो जनरली अप्रैल का महीना गर्मियों का महीना होता है, बट अभी हमारा, जैसे मैं बिहार में अभी हूँ, तो अभी हमारा वेदर कूल है। बट ये जो टाइम होता है ये गर्मी का टाइम होता है, और गर्मी में डायरिया जो दस्त का प्रॉब्लम बहुत कॉमन होता है। चूंकि जैसे आपने बताया कि मैं पेडियाट्रिक्स से चूंकि एमडी की हूँ, तो मैंने सोचा कि ये बच्चों के ग्रुप को, एज ग्रुप को मैं इसमें कवर करना चाहती थी। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि पेडियाट्रिक्स जो एज ग्रुप होता है, जनरली हम लोग नैन्सल के अनुसार हम लोग 0 से 18 वर्ष के एज को पेडियाट्रिक्स एज ग्रुप में कंसिडर करते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये जो ग्रुप है ये 0 से 12 वर्ष को भी लेकर के चला है, बट नेंसल पेडियाट्रिक्स 0 से 18 वर्ष को हम लोग पेडियाट्रिक्स एज ग्रुप में कंसिडर करते हैं। अब है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा ये जो किशोरावस्था, बचपन से जो किशोरावस्था है, ये अगर आपका या किसी व्यक्ति का अच्छा हो, हेल्दी हो, तभी एक एक जो हेल्दी अडल्ट जो बनता है, वो जब तक हमारा बेसिक जो न्यू है, जो बचपन से किशोरावस्था, ये जब तक ठीक ना हो, हमारा हेल्दी अडल्ट कभी नहीं हो पाएगा। तो एक ये जो डायरिया जो दस्त है, ये बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत कॉमन टॉपिक है, लेकिन ये हमारे हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है। तो मैं इसीलिए मैंने इसको, इस टॉपिक को मैंने चुना। और जैसा कि मैं एक डेफिनेशन, जो कॉमन डेफिनेशन है लेंसल पेडियाट्रिक के अनुसार कि डायरिया क्या है, तो डायरिया यूजुअली कहते हैं कि अनयूजुअली जो लूज स्टूल होता है, वाटरी स्टूल, मतलब पानी जिसमें ज्यादा रहे, उसका कंसिस्टेंसी, घनत्व जो है पतला रहे, और फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ जाए। नेंसल पेडियाट्रिक के अनुसार कहा गया है कि इसको डायरिया कहते हैं। अब अगर किसी, जनरली अगर कोई बच्चा, अगर बच्चा या एडल्ट, अगर उसका किसी का, अगर फ्रिक्वेंसी, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी भी अगर वो 2 से 3 बार कर रहा है और उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टूल लूज नहीं है, तो अगर उस केस को हम कॉमन भी कह सकते हैं, अगर उसका ये डेली का रूटीन है। लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी 3 से और उससे ज्यादा हो गया, और उसमें जो पानी का कंसिस्टेंसी ज्यादा है एक दिन के अंदर, तो उसको हम डायरिया के अंतर्गत डिफाइन करेंगे। कॉमन डेफिनेशन है। लेकिन नेंसल पेडियाट्रिक कहता है कि कंसिस्टेंसी और फ्रीक्वेंसी, जो उसका यूजुअल फ्रीक्वेंसी है, अगर कोई व्यक्ति आकर के कहता है, अगर कोई नॉर्मल एडल्ट कहता है कि आकर के, अगर हम एडल्ट का एक एग्जांपल लें कि हमको 3 बार स्टूल होता है और लेकिन हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए नॉर्मल है। ये इसका मतलब वो नहीं है कि वो डायरिया से सफर कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि हाँ, अभी हमको एक ही बार स्टूल होता था या 2 ही बार होता था, लेकिन अभी हमको 3 से ज्यादा हो रहा है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि हाँ, अब ये पर्सन डायरिया या दस्त से
ग्रसित है। और अगर हम पेडियाट्रिक एज ग्रुप में लेकर के चले तो एक जो बच्चा होता है उसका स्टूल कितना होना चाहिए, तो कहा जाए बुक के अनुसार है कि 5 ग्राम पर केजी वेट ऑफ जो बच्चे का वजन है उसके अनुसार से स्टूल होना चाहिए। तो अगर किसी का बच्चे का वजन 5 केजी है तो उसका 25 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये मोटा मोटी कैलकुलेशन है, कैलकुलेट किया जाता है कि अगर आप हम अगर होम्योपैथ हैं या कोई भी फिजिशियन है, अगर आपका कोई भी आपकी कोई भी बच्चे को लेकर के उसकी माँ आती है और कह रही है कि हाँ हमारे बच्चे को डायरिया हो रहा है या पैखाना हो रहा है, तो आप उसको कैसे कहोगे। अब पैथोजेनेसिस ऑफ डायरिया क्या है कि डायरिया में जनरली हम लोग सभी जानते हैं कि वाटर का एब्जॉर्प्शन, जो पानी हमारे शरीर में कहाँ से कहाँ अब्जॉर्ब होता है, तो मैक्सिमम जानते हैं कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का अब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन अगर ये जो पानी का ऑब्जॉर्प्शन जो पैसिव रिफ्लक्स जो होता है वो एक्टिव और पैसिव रिफ्लक्स के कारण जो ऑब्जॉर्प्शन होता है, अगर इसमें किसी तरह का भी डिस्बैलेंस हो तो वाटर जो ऑब्जॉर्प्शन के बगैर मतलब पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और वो स्टूल के साथ बाहर आने लगता है। तो यही है मेन पैथोजेनेसिस। अब मैंने इस टॉपिक को क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया जो है अभी डेवलपिंग कंट्री है और कहा जाता है, ऐसा ये लिटरेचर में है कि ऑलमोस्ट 5 चिल्ड्रन पर 1000 बच्चे में पर ईयर केवल डायरिया से मरते हैं। और डायरिया जो है वो सेकेंड सेकेंड बिगेस्ट किलर है बच्चों का अंडर 5 इयर्स ऑफ एज में। तो जैसा कि मैं ये पीपीटी में मैं दिखा रही हूँ कि डायरिया जो है ये बहुत कॉमन है और बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को अफेक्ट करता है और इसके कारण बहुत डेथ भी होती है। और बच्चा जो डायरिया अगर बच्चे को होता रहे तो उससे मैल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है और बच्चों का ग्रोथ भी अफेक्ट हो सकता है। तो ये बहुत बर्निंग इशू है हर एक फिजिशियन के लिए। और हम लोग जो भी होम्योपैथ हो या एलोपैथ हो या कोई भी फिजिशियन हो, इससे हम लोग फ्रिक्वेंटली एक्सपोज होते हैं, मतलब हमारे पास ये डायरिया का केसेस फ्रिक्वेंटली आता है। अब आप मैं यहाँ ये करना चाहूंगी कि मैक्सिमम जो मोस्ट कॉमन कॉज है डायरिया का अभी रोटा वायरस है। रोटा वायरस माना जाता है कि ऑलमोस्ट जितना भी जो जो डेथ होता है बच्चों का वो मैक्सिमम उसका रीजन रोटा वायरस के कारण होता है। और उसके बाद सेकेंड इकोलाई भी है, कोई बैक्टीरियल एजेंट में, पैरासाइटिक भी है, फूड पॉइजनिंग भी इसका एक कॉज होता है, मलेरिया किसी तरह का सिस्टेमिक इन्फेक्शन हुआ उसके कारण भी डायरिया हो सकता है। तो जैसा मैं इसमें एम्फेसिस मतलब ज्यादा मैं ध्यान आकर्षित आपको रोटा वायरस पे करना चाहूंगी कि रोटा वायरस के लिए, रोटा वायरस ये डेडली है क्योंकि इसमें बच्चों को जो स्टूल का जो कंसिस्टेंसी वाटरी, ज्यादा पानी की तरह पैखाना बहुत ज्यादा होगा और बच्चा इससे जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है। तो इस केस को, जो भी केसेस अगर हमारे पास आए, कोई माँ कहे कि हाँ बच्चा उसका बहुत ज्यादा अमाउंट मतलब पैखाना कर रहा है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी निकल रहा है, तो हमको उसको सतर्क हो जाना है कि ये जरूर रोटा वायरस का रीजन, वन ऑफ द रीजन हो सकता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि ये बच्चों को फीवर का भी उसमें सिम्टम दिखेगा। और ये जो जनरली होता है ये ठंडा और जो बसंत ऋतु कहते हैं, मतलब दिसंबर से मई के बीच में इसका अटैक ज्यादा होता है। तो बीइंग होम्योपैथ हम लोगों को ये सब चीजें भी जाननी चाहिए। मतलब आपको पैथोलॉजी से भी थोड़ा सा डिजीज का मतलब आपको वो प्रोग्नोसिस, मतलब उसको आप कैसे उस बीमारी को हैंडल करेंगे, ये भी हमको उसको पैथोलॉजी से उसका पता चलता है। तो हम लोगों को अगर कोई माँ आकर के कह रही है कि अगर ये इस तरह का स्टूल है तो हमको बहुत सतर्क हो जाना है कि वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रहा है। क्योंकि हमारा इंडिविजुअलाइजेशन के अनुसार से हमारा वैसा बहुत सी दवाइयां हैं हमारे ये होम्योपैथी बुक में, जिसमें जो लार्ज अमाउंट ऑफ अगर पानी वाटरी स्टूल हो, पानी जैसा पैखाना हो, तो उसके लिए क्या दवाई दें, तो वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। तो और जैसे कॉमन रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, तो फिको ओरल रूट है। कंटामिनेशन मतलब गंदा पानी से या गंदा खाना खाने से, गंदा मतलब कि कंटामिनेटेड जो प्रदूषित जिसको कहते हैं
उस तरह के चीजों को ये करने से ये डायरिया का इन्फेक्शन होता है। अब डायरिया को हम बेसिकली 3 भाग में बांटते हैं, एक्यूट और ब्लडी डिसेंट्री और क्रॉनिक। तो एक्यूट एक्यूट किसको कहेंगे कि जिसमें 3 से ज्यादा बार पतला पैखाना हो रहा हो, पानी के जैसा हो रहा हो एक दिन में, और ये जो ड्यूरेशन हो अगर 14 दिन से कम हो, तो उसको एक्यूट कहेंगे। तो एक्यूट का डायरिया जो होता है वो पानी की तरह भी हो सकता है और खून भी आ सकता है। तो अगर वो खून आया तो उसको हम लोग डिसेंट्री कहेंगे, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ होता है और इसमें महक बहुत ज्यादा होगा। तो ये हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और क्रॉनिक में डेफिनेशन सेम है कि 3 से ज्यादा बार लूज स्टूल हो, पानी के जैसा पैखाना हो, लेकिन अगर वो 4 वीक से ज्यादा कंटिन्यू हो रहा हो, और वो वाटरी भी हो सकता है, उसमें फैट का कंटेंट मतलब फैट ज्यादा आ सकता है, म्यूकस ज्यादा आ सकता है, आम जिसको बोलते हैं। तो ये सब क्रॉनिक में हो सकता है। अब जनरली जब सिम्टम डायरिया का क्या क्या सिम्टम लेकर के पेशेंट आ सकता है, तो सबसे ज्यादा कॉमन है कि उसको एबनॉर्मल बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा, पानी ज्यादा पैखाना में जाएगा, उसका कलर चाहे जो भी हो, साथ में पेट में दर्द हो सकता है, उसको उल्टी हो सकती है, हमेशा जी मचला सकता है, और पानी की कमी हो सकती है। साथ में अगर टॉक्सिक का केस है तो फीवर हो सकता है। और अगर ये क्रॉनिक की तरफ जा रहा है, ज्यादा दिन से हो रहा है, तो माँ ये भी बोल सकती है कि हाँ इसका धीरे धीरे वजन कम हो रहा है, बच्चा को भूख नहीं लग रही है। अब डिहाइड्रेशन का, इस डायरिया के केस में डिहाइड्रेशन को हमको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये हमारा बीइंग फिजिशियन हमको ये ध्यान देना है कि कौन से केसेस को हम अपने पास रखें और किसको रेफर करें। क्योंकि सभी केस को हर एक पैथी में है कि कुछ सबका अपना अपना सोच और एक अपना लिमिटेशन होना चाहिए। तो जैसा है कि आपको जब कोई केस आए तो हमको ये पहचानना है कि कौन केस को हमको डील करना है, क्योंकि डायरिया जो है ऐसा एक इशू है कि ये देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इससे कभी भी पेशेंट बहुत डिटोरिएट भी हो सकता है, बहुत कंडीशन खराब भी हो सकता है। तो उसमें खराब कंडीशन में सबसे बड़ा हम लोगों को साइन देखना है डिहाइड्रेशन का, मतलब बच्चे में कितनी पानी की कमी हो गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली हम लोग कहते हैं कि माइल्ड से मॉडरेट केसेस को हम हैंडल कर सकते हैं घर में होम्योपैथी दवाई के साथ। और जो सीवियर केसेस है, अब सीवियर केसेस को आप कैसे माइल्ड और मॉडरेट से डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोग उसको कैसे अलग करेंगे, ये चीजें हमको देखनी है। तो पहले बच्चे का अपीयरेंस देखना है। अगर बच्चा अलर्ट है, उसका हाथ पैर गर्म है और खेल रहा है, रेस्टलेस है, चलो ठीक है, वो है, तो उसको हम माइल्ड के कैटेगरी में लाएंगे। और बच्चा रेस्टलेस है, स्टिल बच्चा खेल रहा है, थोड़ा इरिटेट हो रहा है, लेकिन हाथ पैर ठंडा हो रहा है, होना स्टार्ट हो गया है, तो उसको अब हम कहेंगे कि वो धीरे धीरे माइल्ड से अब वो मॉडरेट की स्थिति में जा रहा है। और कोई बच्चा ऐसा भी आएगा कि माँ बोलेगी कि ये उठ ही नहीं रहा है, एकदम शांत हो गया है, और उसका हाथ पैर आप छूइएगा तो एकदम ठंडा हो गया है, तो ये साइन है सीवियर डिहाइड्रेशन का। तो इस केस में हम लोगों को ध्यान से बच्चों को हैंडल करना है। अब अगर आप उसका पल्स छू पाए तो देखिएगा कि जो जो माइल्ड और मॉडरेट के केस में है, जो माइल्ड केस में पल्स जो आपको मिलेगा वो फुल मतलब नॉर्मल अच्छे से आपको पता चल जाएगा उस बच्चे का। और जब मॉडरेट की स्थिति में आएगी तो पल्स हो सकता है कि थोड़ा तेजी से चले। लेकिन जब वो सीवियर की तरफ जाएगा तो आपको बच्चे को अगर आप टच कीजिएगा तो हो सकता है आपको उसका पल्स पता भी ना चले, या पता चले तो बहुत स्लो, मतलब आप उसको महसूस बहुत मुश्किल से कर पाए। कैपिलरी रिफिलिंग है कि अगर आप उसको नेल बेड को उसको दबाएंगे और उसको छोड़ेंगे 2 सेकंड के बाद तो तुरंत उसमें फिल हो जाना चाहिए, मतलब ये व्हाइटनेस के साथ फिर तुरंत पिंकिश आ जाना चाहिए। तो अगर ये तुरंत आ रहा है तो मतलब कि बच्चा ठीक है। अगर उसको
2 सेकेंड से ज्यादा लग रहा है तो वो मॉडरेट में चला गया, और उसको अगर फील करने में 2 सेकेंड से 5 सेकेंड से या इससे ज्यादा लग रहा है, तो मतलब अब हमको समझना है कि बच्चा ये सीवियर डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है। एक और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको टर्गर टेस्ट कहते हैं, स्किन इलास्टिसिटी का टेस्ट। मतलब आप स्किन को पिंच करके उठाइएगा, तो अगर वो रिट्रैक्ट हो जाता है, मतलब वो इजिली अगर आप चला जा रहा है नीचे, तो मतलब कि बच्चा ठीक है, ज्यादा डिहाइड्रेटेड नहीं है, पानी का उसको ज्यादा कमी नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप पिंच कर रहे हैं और रिट्रैक्ट हो रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है, तो भी बच्चा हमारे मतलब हम उसको इलाज कर सकते हैं, उसको कोई रेफरल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि बच्चा का जो स्किन पिंच करके अगर आप उसको फिर वापस छोड़ रहे हैं और वो बहुत टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब कि ये अलार्मिंग साइन है कि अब ये केस आपको मतलब घर में दवाई से इसको हैंडल नहीं करना है, इसको इंस्टीट्यूशनल मतलब हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत है। क्योंकि बच्चा तो आपको कुछ बोलेगा नहीं, और मदर भी इतनी ये नहीं होती हैं कि वो आपको बताएंगी। तो मतलब ये डॉक्टर्स को खुद ही ये पॉइंट आउट करना है कि हमको कौन कौन केसेस को हमको हैंडल करना है। अगर आप उनका उसका जीभ देखिएगा, तो जीभ जो माइल्ड से मॉडरेट की ओर है, तो उसमें हल्का ड्राई मिलेगा। और जो बच्चा अगर माइल्ड डिहाइड्रेटेड है, तो उसमें मॉइस्ट रहेगा जीभ, मतलब उसमें पानी का मात्रा आपको लगेगा। लेकिन जब सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, तो आप देखिएगा उसका टंग बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। पानी का प्यास अगर मदर बोल रही है कि हो सकता है कि जब वो नॉर्मल है तो वो नॉर्मल फीड करेगा, लेकिन अगर मॉडरेट स्थित में आ रहा है तो हो सकता है कि पानी का डिमांड वो जल्दी जल्दी करे। और लेकिन अगर वो कोमाटोज हो गया, मतलब अगर वो हल्का बेहोशी की तरफ चला गया, जी जी, जो सीवियर डिहाइड्रेशन का साइन है, तो उसमें बच्चा कोई भी चीज पीने, इवन दूध भी पीने से मना कर सकता है। मतलब वो कुछ लेगा नहीं, ना पानी लेगा ना दूध लेगा। तो अ, अब उसका जब आप रेस्पिरेशन देखिएगा, मतलब सांस का गति देखिएगा, तो जो नॉर्मल है, जिसको माइल्ड हुआ है, जिसमें ज्यादा पानी की कमी नहीं है, तो वो नॉर्मल की तरह उसका ब्रीदिंग आपको पैटर्न लगेगा। लेकिन अगर आप उसका मॉडरेट में देखें, तो रेस्पिरेशन थोड़ा सा फास्ट होगा, जो उसका यूजुअल रेट है। लेकिन जब आप सीवियर जो डिहाइड्रेशन होगा, तो उसमें बच्चा बहुत स्लो से बहुत डीप और रैपिड ब्रेथ लेगा। मतलब उसका आपको चेस्ट उसमें पता चलेगा कि बहुत अंदर तक धंस रहा है, और धड़कन की गति जिसको कहते हैं बढ़ जाना, उस तरह से आपको वो महसूस होगा। और एक और इम्पोर्टेंट साइन है छोटे बच्चों में, जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं, तो आप उसमें जो फ्रंटल लेंस कहते हैं, जो सॉफ्ट स्पॉट्स होता है स्कल में, उसको फ्रंटल लेंस कहते हैं। तो जो जो जनरली जो मार्क डिहाइड्रेटेड होंगे, तो उसमें आप देखिएगा कि उसका जो फ्रंटल लेंस है, जो जो माथे पे जो गड्ढा होता है, जिसको अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो जो 2.5 साल तक हल्का, 6 महीने में तो अच्छे से पैल्पेट होता है, मतलब अच्छे से वो दिखता है, और 2.5 साल लगता है उसको पूरा भरने में, तो वो अंदर की तरफ चला जाएगा। तो ये सब साइन है, अलार्मिंग साइन है। यूरिन आउटपुट भी आपको बहुत ऑब्जर्व करना है, मदर से पूछना है कि क्या आपका बच्चा नॉर्मली पेशाब हो रहा है उसका। तो मदर वो बताएगी कि नहीं, अगर वो माइल्ड का केस है, माइल्ड से मॉडरेट है, माइल्ड है, तो वो बच्चा बोले, माँ बोले कि हाँ बच्चा का नॉर्मल सुसु हो रहा है, इसमें उसको पेशाब होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो मॉडरेट है, तो वो बोलेगी कि हाँ अभी बच्चे का स्थिति हो सकता है कि डायपर जो बच्चे को फ्रिक्वेंटली पहले चेंज करते थे दिन में 3 से 4 बार, तो हो सकता है कि वो रिड्यूस होकर के बच्चे को 24 आवर में 2 ही डायपर लगे। या जब बहुत ज्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, तो यूरिन पास नहीं भी हो सकता है। तो बच्चों में पेशाब का हिस्ट्री लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मदर बोली कि बच्चा 12 घंटे से सुसु नहीं किया है, तो ये बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन होता है किसी भी डिहाइड्रेशन बच्चे का। तो जैसे हम देख रहे हैं कि अगर ट्रीटमेंट इसमें क्या करेंगे,
कि अगर वो माइल्ड और मॉडरेट का केस है तो हम उसको होम फ्लूइड भी कुछ और ओआरएस और साथ में होम्योपैथी दवाई दे करके ट्रीट कर सकते हैं। मॉडरेट के केस को भी ट्रीट कर सकते हैं, बट सीवियर जो डिहाइड्रेशन, उसको आपको रेफर करना चाहिए, क्योंकि ये अलार्मिंग साइन है। उस बच्चे को अगर आप रखिएगा तो हो सकता है कि वो बच्चा कोलैप्स भी कर सकता है। तो जो सीवियर डिहाइड्रेशन का जो मतलब डिक्रीज यूरिन आउटपुट का अगर ये करें, तो उसका है कि अगर मदर बोले कि 24 घंटे में वो 4 से कम डायपर उसका ये कर रहा है, ये मॉडरेट का मैक्सिमम है, मॉडरेट से सीवियर का है, माइल्ड इसमें मैंने नहीं लिया है। बच्चे को प्यास बढ़ गई है तो ये मॉडरेट का साइन है, बच्चा बिल्कुल नहीं पी रहा है पानी तो ये सीवियर का साइन है। अ, बच्चा रो रहा है, अगर उसको आंख से आंसू नहीं निकल रहा है तो ये भी सीवियर डिहाइड्रेशन का साइन है। स्किन स्किन माउथ टंग एकदम ड्राई हो गया है तो ये मॉडरेट का साइन है। हार्ट हार्ट जो बीट है उसका रैपिड हो रहा है तो ये सीवियर डिहाइड्रेशन का ये साइन है। और जैसे कि मैंने बोला कि एकदम फ्रंटालेंस जो बच्चे का सॉफ्ट पार्ट है जो स्कल का, अगर वो धंस गया है तो ये भी सीवियर डिहाइड्रेशन का साइन है। तो इस केस को हमको साथ नहीं रखने में ही भलाई है और हम इसको रेफर कर दें तो ये ज्यादा अच्छा है। अब जैसे इसका कॉज क्या क्या, डायरिया का कॉज है, तो बच्चों में अगर आप देखें तो ओवर फीडिंग भी एक बहुत बड़ा कारण होता है डायरिया का। तो आपको वो भी रूल आउट करना है कि मदर क्या बच्चे को हर बार जब भी, क्योंकि बहुत से मदर ऐसा सोचती है कि बच्चा रो रहा है मतलब उसको भूख लगी है, तो बच्चे को खिलाते जाते हैं, तो इसके कारण भी डायरिया हो सकता है। वो ये नहीं सोचते हैं कि हाँ बच्चे का पेट भी दर्द कर सकता है, इसके कारण भी वो बच्चा रो सकता है, तो क्योंकि छोटा बच्चा कभी आपको कुछ बोलेगा नहीं। तो ओवर फीडिंग भी इन्फेंट में वन ऑफ द कॉज है डायरिया का, छोटा एकदम जो 6 महीना से कम का बच्चा है। और ऐसे तो जैसे मैं दिखा रही हूँ कि कोई पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, फूड पॉइजनिंग, ये चाइल्ड और एडोलेसेंस एज में, मतलब आपका 5 से 18 साल के एज में फूड पॉइजनिंग, किसी तरह का सिस्टेमिक इन्फेक्शन, तो ये सब एक्यूट केस में कॉमन कॉज मान सकते हैं। और क्रॉनिक केस में कॉमन कॉज जो है किसी तरह का लैक्टोज डिफिशियंसी हो गया, बहुत सा बच्चे को बचपन से ही दूध का इंटॉलरेंस होता है, दूध नहीं पचा पाता है, और उसके अनुसार से भी हमारे मटेरिया मेडिका में दवाई अवेलेबल है। तो ये कुछ कुछ सिस्टेमिक डिजीज होते हैं जिसमें दूध नहीं पचाने का भी ये बीमारी है ये, तो इसके कारण भी डायरिया होता है। इरिटेबल बाउल के कारण भी डायरिया होता है। काउ मिल्क से भी किसी किसी को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अब हम बहुत से ऐसा केस आते हैं जिसमें मदर बोलती है कि हाँ माँ का जब दूध पी रहा था तो बच्चा को उतना प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हम गाय का दूध पतला करके दे रहे हैं लेकिन बच्चा पॉटी कर रहा है, तो हो सकता है उसको काउ मिल्क इंटॉलरेंस हो। और जो पतला करके गाय का दूध देने से भी ये बच्चों के लिए सही नहीं होता है। और जैसे कि हम लोगों को बोला गया है कि जो भी मिल्क है, अगर हम, मैं भी बच्चों को, कोई भी माँ आती है तो मैं भी उनको सलाह देती हूँ कि आप बोतल फीडिंग अवॉइड कीजिए, जो भी डायरिया का केसेस आता है तो मैं उसमें मदर को सलाह देती हूँ कि आप बच्चे को शुरू से ही कटोरी और चम्मच से दूध पिलाने का आदत डालिए। जो 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 निप्पल से, बोतल से, जो प्लास्टिक का बोतल से जो दूध का फीडिंग होता है, आप उसको कितना भी बॉयल करो, कहा जाता है, जैसे सब लोग बोलते हैं कि हाँ बोतल को आप दूध पिलाने से पहले आधा घंटा उसको गर्म पानी में बॉयल कर लो, उसका निप्पल को भी बॉयल कर लो, तो उसके बाद उसमें दूध डालो, लेकिन ये ज्यादा कारगर नहीं है। आप बॉईल करो, थोड़ी देर में 5 मिनट में फिर से वापस बैक्टीरिया आ जाता है। तो बेटर है आप बच्चे, माँ को एडवाइस करें कि बच्चे को हैबिट डालिए बोतल का नहीं, कटोरी चम्मच का। तो
बच्चा ज्यादा हेल्दी होगा, उसको पेट संबंधी प्रॉब्लम बहुत कम होगा। तो ये सब है। मैं जो क्रॉनिक का कॉज, ये सब कॉमन कॉज है। एक्यूट में रेयर कुछ कुछ कॉज है जिसको मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे रही हूँ। और क्रॉनिक में जैसे सिलियक डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एड्स। एड्स भी एड्स भी आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। ये बहुत कॉमन हो रहा है। पहले बहुत कम केसेस आते थे, लेकिन अभी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अभी मैं तो एड्स में हिस्ट्री, अगर कभी कभी क्या होता है कि मदर को, अभी तो सभी में एड्स का, प्रेगनेंसी का कोई भी इंट्रायूटराइन ये है, मदर प्रेग्नेंट है तो एड्स का भी जांच, एचआईवी का भी जांच बहुत से ये में सेंटरों में ये भी किया जा रहा है। लेकिन अगर मदर को रूल आउट नहीं हो पाया और बच्चे को अगर हुआ, अगर बच्चे का क्रॉनिक डायरिया, मतलब अगर 1 महीने से ज्यादा का लूज स्टूल का अगर ये हिस्ट्री है, तो एक कॉज बहुत रेयर है, मतलब कॉमन भी कह सकते हैं कि अगर, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन भी हो रहा है, तो आप इसको भी रूल आउट करना जरूरी है। क्योंकि 1 महीने से ज्यादा अगर कोई ऐसा केसेस आ रहा है आपको कि बच्चा 1 महीने से ज्यादा है, अगर आप सब ये रूल आउट कर लिए, दवाई दे दिए, नहीं ठीक हो रहा है, तो आपको इस पे भी ध्यान देना है। तो ये सब रेयर कॉज को मैं ज्यादा ये नहीं करूंगी। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवाना है, तो इस इन्वेस्टिगेशन जनरली क्या किया जाता है, जैसे कि सीबीसी है, और सीबीसी स्टूल स्टूल का रूटीन भी कर सकते हैं। और सिस्टेमिक अगर कोई डिजीज के कारण हो रहा है तो उसके अनुसार से, सिस्टेमिक डिजीज के अनुसार से आप उसको अ, ये कर सकते हैं, मतलब उसको जांच के लिए भेज सकते हैं। तो अब डायरिया को कैसे प्रिवेंट भी किया जा सकता है, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉपर हैंड वॉशिंग, जिसको हैंड हाइजीन कहते हैं। डब्ल्यूएचओ जो है, बहुत सा तरीका, अभी कोविड भी हुआ, हाथ साफ करने का तरीका आजकल सभी जगह बोला जा रहा है। तो एक छोटा सा चीज है, और लेकिन बहुत इफेक्टिव और बहुत कारगर चीज है कि मदर को जब भी वो बच्चे को फीड कराए, या जब भी वो बच्चे को कटोरी चम्मच से फीड करा रही है, तो सबसे पहले अच्छे से हाथ धोए। सेफ फूड हैंडलिंग भी बहुत जरूरी है कि मदर अगर बच्चे को खिला रही है, तो अगर छोटा बच्चा है, बहुत से बच्चे को जल्दी लोग, जो भी वर्किंग लेडी हैं, वो चाहती हैं कि बच्चा उनका, जैसे कि अगर वो बाहर जा रही हैं तो बोतल पकड़ाती हैं, तो ये भी चीजें सही नहीं है। आप उस समय भी चम्मच से दूध पिला सकते हो बच्चे को। और उस समय भी यही कहा जाता है कि आपको कटोरी और चम्मच को अच्छे से गर्म पानी से धोना है। तो ये चीजें हैं। और वाटर सप्लाई, जो पानी है वो भी आपको प्योर होना चाहिए, मतलब कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए। ये सब कॉमन चीजें हैं जो सबको ही जानते हैं, लेकिन मैंने इसको कवर किया है कि ये सब चीजें भी होनी चाहिए। और ये सब सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमको कवर करना है। अब कह रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चा अगर दूध पी रहा है और अगर वो चाह रहा है, बहुत सा लोग बच्चा अगर पॉटी करने लगता है तो बहुत समय उसको दूध भी पिलाना बंद कर देती है। तो ये भी सही नहीं है। अगर बच्चा डिमांड कर रहा है, मतलब बच्चा को वो चाह रहा है, तो उसको फीडिंग कंटिन्यू करना है, उसको रोकना नहीं है बच्चे को। लेकिन कोई भी कैंडी, ठीक है, कभी कभी ये क्या कहते हैं, कैंडी वगैरह जो होता है मीठा चीज, ये नहीं देना है, ठीक है। तो अब मैनेजमेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं ओआरएस को, कि ओआरएस देना है। ओआरएस डिफरेंट टाइप टाइप का ओआरएस है, आप उसको दे सकते हो, आजकल टेस्ट के अनुसार से भी आ रहा है। लेकिन ओआरएस का बनाने का भी तरीका है, हम लोग सभी जानते हैं कि हाँ, कितना अमाउंट ऑफ पानी लेना चाहिए और पानी को गर्म करना चाहिए। लेकिन ये भी बात है
और उसमें गर्म करके ठंडा करके उसमें वो जो सैशे है वो मिलाना है 1 लीटर के पानी में, ये सब जानते हैं। लेकिन कहा ये कहा गया है कि जब आप एक बार उसको बॉईल कर लो तो उसको फिर से दोबारा बॉईल नहीं करना है। ये नहीं है कि हाँ आपको हमेशा उसको बॉईल करके ही पीना है, ये बहुत जरूरी है। और एक बच्चा को कितने बार में पिलाना है, तो ओरल जो भी ये सॉल्यूशन है, हर डॉक्टर कहता है कि जब भी बच्चा ये करे, मतलब जब भी उसका स्टूल हो, उसको 1/4 कप ऑफ पानी, जब आप मतलब उसको हर एक ये में 1/4 कप पानी का जो कप है उसका चौथवा हिस्सा आपको उस बच्चे को, जब भी बच्चा को ये पॉटी हो रहा हो, आप उसको आपको पिलानी है। तो ये मतलब डिहाइड्रेशन के लिए हमारे दवाई के साथ साथ आपको ओआरएस देना है। और आजकल ओआरएस के साथ जिंक आ रहा है, जिंक का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा आ रहा है। तो जिंक क्यों दे रहा है, तो जिंक का उपयोगिता अभी है कि ये जो है ना, पानी का एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। मतलब जो डायरिया क्या है कि जो हमारे शरीर में जो पानी जो रहना चाहिए था वो एब्जॉर्ब ना हो करके वो स्टूल के साथ बाहर आ रहा है। तो जिंक जो है उसको रोकने में सक्षम होता है। तो हमको पानी के साथ इसको, जिंक को, मतलब ओआरएस के साथ आजकल कॉम्बिनेशन है जिंक का, तो हमको वो चीजें भी देनी है। तो मदर को ये सब चीजें देनी, मदर को ये एडवाइस करना है कि जब भी आपका बच्चा पॉटी करे, पतला पॉटी करे, तो आप पहले 1 लीटर पानी में का पानी को गर्म करो, उसको हल्का ठंडा करो, उसमें ओआरएस का 1 सैचे घोर लो, और आपको उसको लेकिन विदिन 24 आवर आपको यूज कर लेना है। अगर आप यूज नहीं कर पाए तो फिर उसको डिस्क फेंक देना है, आपको फिर उसको यूज नहीं करना है। और हर एक जब बच्चा डिमांड करे और जब डायरिया हो, वो आपको उसको पिलाना है। और शुगर का ड्रिंक, मतलब कि कोई भी मीठा चीज उस समय शुगर कहा जाता है, मना किया जाता है, ठीक है। और उस समय बोला जाता है कि अगर डायरिया ज्यादा है तो उसको प्लेन पानी भी नहीं देना चाहिए, बेटर है ओआरएस देना चाहिए। अब होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिजीज को जैसे ही जानते हैं कि हम लोग, डॉक्टर हैनमन ने एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज में बांटा है। और एक डायरिया ऐसा है कि जो ये दोनों कैटेगरी में फिट होता है, मतलब वो एक्यूट में भी है, क्रॉनिक में भी है। और एक्यूट का एज पर जो हमारा ऑर्गेनोन है कि ये इंडिविजुअल, स्पोरेडिक और एपिडेमिक होता है। डायरिया ये तीनों को कवर करता है, ये इंडिविजुअली पर्सन को भी अफेक्ट करता है, तो हमको इंडिविजुअलाइज मेडिसिन देना है। ये स्पोरेडिक मतलब किसी का फूड पॉइजनिंग हो गया तो मतलब छोटा सा ग्रुप को, ग्रुप ऑफ द पीपल को भी वो कवर कर रहा है डिफिनीशन के अनुसार। और एपिडेमिक भी हो सकता है कि लार्ज एरिया में, जैसे कॉलरा हो गया, जैसे पहले होता था, अभी भी हो रहा है कभी कभी। कोई भी एपिडेमिक, कोई भी जैसे क्राइसिस हो, जैसे अभी अगर बाढ़ आ जाए तो इस रूप में स्पोरेडिक होगा, और एपिडेमिक का भी केस को वो कवर करता है। तो डायरिया एक ऐसा है कि हैनमैन के हमारे होम ऑर्गेनोन के क्लासिफिकेशन के अनुसार से ये इंडिविजुअल, स्पोरेडिक और एपिडेमिक तीनों को कवर करता है। और साथ में ये क्रॉनिकसिटी भी है। अब हम इसमें कि डायरिया को, जैसे हमारा होम्योपैथी के अनुसार से हमारा डिजीज क्या है, सोरिक सिफिलिक साइकोसिस। तो डायरिया के सिम्टम को भी हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये सोरिक का डायरिया है या सिफिलिटिक या ट्यूबरकुलर स्टेज है। तो सोरिक में पेशेंट का जो जो डायरिया होगा वो पानी की तरह होगा और बदबू बहुत ज्यादा होगा, मॉर्निंग के टाइम में ज्यादा होगा, पेशेंट बहुत ज्यादा भूखा रहेगा, और उसके भूखा उसको ऑलवेज भूख लगेगी, और उसको पेट में बहुत ज्यादा दर्द होगा। और ट्यूबरकुलर स्टेज जिसको बोलते हैं कि सीडोसोरिक, जिसमें सिफिलिक और सोरा का सिम्टम मिला हुआ है, तो उसमें डायरिया जो है क्विकली फैटल कंडीशन, मतलब कि अगर उसको एक ही डायरिया हो गया तो वो पेशेंट बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा। मतलब वो एक ही एपिसोड उसके लिए
काफी है उस पेशेंट के लिए। ऐसा भी हमारा केस है, जैसे कि कैंपर का केस। कैंपर में कहा जाता है कि सिंपल एक बार डायरिया होगा और पेशेंट बहुत ज्यादा प्रोस्टेटेड हो जाएगा। तो ये इस तरह का स्टेज में होता है। एम्प्टी ऑल गोल मतलब उसमें पेट में हमेशा खालीपन, उसको एकदम लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऐसा लगेगा, और रात में ज्यादा होगा। मिल्क कभी भी वो टॉलरेट नहीं करेगा। तो ये ट्यूबरकुलर स्टेज के कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। सिफिलिटिक पेशेंट में पेशेंट जो है कि प्रोस्टेटेड बहुत ज्यादा, तुरंत उसको एक एक दो स्टूल के बाद ही उसको बहुत ज्यादा थकावट महसूस होगी, वो बेड से हिल नहीं पाएगा, लेकिन उसका पानी का प्यास बहुत बढ़ जाएगा। डेंटिशनल डायरिया जैसे हम लोग एक बोलते हैं अब कि दांत आने के समय में भी बच्चों को डायरिया होता है, तो हम लोग तो इसको बोलते हैं कि हाँ दांत आने के समय में बच्चों को डायरिया होता है। लेकिन अगर एक एलोपैथ फिजिशियन के पास जाएं तो एलोपैथ बोलते हैं कि 6 मंथ में, सिक्स जनरली नाइन्थ नाइन्थ मंथ, 7 से 9 मंथ के बीच में डेंटिशनल स्टार्ट हो जाता है। किसी का 9 मंथ के बाद भी होता है। तो उस मंथ में बच्चे को इरिटेशन होता है दांत में। तो बच्चा उस समय हैंड पिकिंग भी करता है, मतलब उसका हैंड में इतना ये आ जाता है शक्ति कि वो नीचे से चीजों को उठा करके मुंह में लेने लगता है। तो इसके कारण भी उस पीरियड में डायरिया होता है। तो उसको हम उसको डेंटिशनल डायरिया कहें या इन्फेक्शन से डायरिया, जो भी है, हमको तो बस सिम्टम से कोरिलेट करना है, हमको तो सिम्टम देखना है। तो ये डेंटिशनल डायरिया भी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सीडोसोरा को वो कवर करता है। सीडोसोरा में डेंटिशनल डायरिया का जो भी केस है हम उसको सीडोसोरा लेकर के चलते हैं। ठीक है। साइकोटिक केसेस में क्या होगा कि म्यूकस की मात्रा बहुत ज्यादा होगी स्टूल में, और उसमें जो पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, और एकदम पेन बहुत ज्यादा रहेगा, और जो स्टूल होगा वो फोर्सली इजेक्ट होगा। मतलब एक बार में पेशेंट बोलेगा कि बहुत ज्यादा स्टूल एकदम फोर्सली निकला है। तो ये हम इसको साइकोटिक की तरफ से लेंगे। अब मैंने इस ये में डिफरेंट रिपर्टरी, हमारा डायरिया चूंकि ऐसा वास्ट ये है, तो हर एक रिपर्टरी में अलग अलग टाइप का डायरिया के अनुसार से मेडिसिन हमारे में दी गई है। पहले मैं केंट रिपर्टरी को लूंगी कि डायरिया एसिड आफ्टर, कोई भी एसिडिक चीज खाने से अगर डायरिया हो रहा है तो हम कौन कौन मेडिसिन को ले सकते हैं। तो इसमें एलोसोकोट्रिना है, एंटीक्रूड है, फॉस्फोरिक एसिड और सल्फर। अगर कोई पेशेंट आ रहा है और इसके कारण कह रहा है डायरिया हो रहा है, तो हम इस दवाई को सोच सकते हैं। कोई एक्यूट डिजीज के कारण डायरिया हो रहा है तो उसमें हम कार्बोवेट, चाइना और सल्फर, सोराइनम, ये सब भी ले सकते हैं। ठीक है। अब आपको उसमें सिम्टम को रिलेट करना है और देखना है। अल्कोहलिक ड्रिंक के बाद अगर डायरिया हो रहा है तो नक्स भूमिका फर्स्ट ग्रेड में केंट रिपर्टरी में दिया गया है। ऑटम डिजीज में हो रहा है तो कॉल्चिकम आइरिस, ये फर्स्ट ग्रेड में है। आर्सेनिक, मर्कॉर्प, नक्स भूमिका, ये सब भी देते हैं। कोई बैड न्यूज सुन करके किसी को भी डायरिया हो सकता है, तो ये जेलसीनियम अच्छा से कवर करता है उसको। कैबेज के बाद, खाने के बाद अगर किसी कोई हिस्ट्री देता है कि खाने कैबेज हम लिए हैं, खाए हैं, उसके बाद डायरिया हो रहा है, तो इसमें ब्राइनिया, पेट्रोलियम, पोडोफाइलम। चॉकलेट्स के बाद भी बच्चों को डायरिया हो सकता है, तो इसमें बोरेक्स एंड लिथियम कार्ब है। तो हमारे यहाँ, हमारे होम्योपैथी में हर एक तरह के लिए अलग अलग दवाइयाँ अवेलेबल है। डायरिया अगर कोल्ड ड्रिंक के कारण हो रहा है, अगर डायरिया कोल्ड ड्रिंक से एमुलरिएट हो रहा है, सॉरी, कोल्ड ड्रिंक से अगर वो ठीक हो रहा है, बच्चे को मतलब डायरिया हो रहा है और अगर वो ठंडा चीज कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, अगर उसको अच्छा लग रहा है, तो फॉस्फोरस भी हम कह सकते हैं। चिनमिनम आर्स, डायरिया अंडा के खाने के बाद हो रहा है, या अंडा खाने के बाद अगर पेट में दर्द हो रहा है, तो चिनमिनम आर्स बहुत अच्छा मेडिसिन है, मैंने खुद बहुत बार दिया है। डायरिया कोई चमड़ा की कोई भी स्किन का बीमारी, त्वचा की बीमारी हुई, और उसमें अगर सप्रेस होने के बाद किसी भी ऑइंटमेंट, कोई भी रीजन से अगर वो सप्रेस होता है,
और उसके बाद डायरिया हो रहा है, अगर हम हिस्ट्री ले रहे हैं तो अगर ये सल्फर, हेपर, लाइकोसोराइनम ये सब कवर कर रहा है तो आप इसको भी दे सकते हैं। आइसक्रीम के बाद अगर डायरिया हो रहा है तो आर्सेनिक बहुत अच्छा एक दवाई है, हम यूज करते हैं फ्रिक्वेंटली। मिजिल्स के बाद अगर डायरिया हो रहा है तो स्क्यूला बहुत अच्छा दवाई है। ये मिजिल्स के बाद हो रहा है तो सॉरी, कार्बोवेज और पल्सिट्ला अच्छा दवाई है। मिजिल्स के दौरान अगर हो रहा है तो स्क्यूला बहुत अच्छी दवाई है। तो अब मैंने बेल्स डायरिया का भी इसमें मैंने कुछ कुछ लिया है कैरेक्टर ऑफ स्टूल के अनुसार से। बेल्स में, चूंकि बेल्स तो पूरा डायरिया का ही ये रेपर्टरी है, तो उसमें डायरिया अगर गसिंग है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रहा है, तो उसमें फेरम हम सोच सकते हैं। फोर्थी और ग्रीन कलर का डायरिया है तो कैप्सिकम, कैमोमिला भी है तो इसमें, लेकिन बेल्स डायरिया में केवल कैप्सिकम दिया हुआ है। मिल्क लाइक कडल है तो गम्बूशिया बहुत अच्छी दवाई है। राइस वाटर पानी की तरह अगर है तो कार्बोलिक एसिड, चेलिडोनियम ये सब अच्छी दवाई है। कलर ऑफ स्टूल के अनुसार से भी हमारे यहाँ अलग अलग दवाई है। ब्लैक अगर स्टूल हो रहा है तो एलम, वेराट्रम, कैप्सिकम अच्छा दवाई है। कॉफी ग्राउंड लाइक स्टूल हो रहा है, क्योंकि पेशेंट आकर के कभी कभी बताते हैं कि पाखाना इस तरह का हो रहा है। ब्लूइश चौक लाइक स्टूल हो रहा है तो बेलाडोना अच्छी दवाई है। तो आप ये सब चीज आप मतलब रेपर्टरी को फॉलो करके हम लोग दवाई दे सकते हैं। ऑर्डर के अनुसार से भी हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट दवाई है। बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है, कैरियन लाइक है तो लैकेसिस दे सकते हैं। कैमोमिला में भी स्टूल बहुत ज्यादा ऑफेंसिव होता है। सावर स्टूल से कैलकेरिया का पेपर हम लोग देते हैं। यूरिन का स्टूल, अगर स्टूल का ऑर्डर यूरिन लाइक है तो बेंजोइक एसिड बहुत अच्छी दवाई है। मैं जनरली कोलोसिन, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एलो सोकोट्रीना भी म्यूकोइड स्टूल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एलो में होता है कि मॉर्निंग अर्ज होता है, सडन अर्ज होगा उसको स्टूल का, तुरंत वो जाना चाहेगा जैसे ही उठेगा। कोलोसिंथ में भी म्यूकोइड स्टूल के लिए बहुत अच्छी दवाई है, मैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करती हूँ। अगर उसके साथ पेट में बहुत दर्द रहे तो कोलोसिंथ भी बहुत अच्छा काम करता है। और जैसे मार्क्सोल तो हम लोग बोलते ही हैं म्यूकोइड स्टूल के लिए अच्छा है कि उसमें पेन रहे, और स्टूल करने के बाद भी अगर पेन नहीं जाए तो मार्क्सोल भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सब हम खुद यूज किए हैं, बहुत से लोग यूज किए हैं। तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। टाइम के अनुसार भी हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरह का दवाई है कि अगर आप जैसे ही सोने जा रहे हैं आपको डायरिया लग रहा है तो कार्बोलिक एसिड आप दे सकते हैं। आपका मोडलिटी टाइम के अनुसार कि 4 से 6 बजे के बीच में अगर आपको स्टूल का फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो रहा है तो कार्बोवेज दे सकते हैं। लाइको में है कि 4 से 8 के बीच में अगर स्टूल ज्यादा हो रहा है। तो हमारा वास्ट मतलब हमारा होम्योपैथी में ढेर बहुत सारी दवाइयां हैं जिसको हम हर एक तरह के केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। बेल्स में डेंटिशनल के समय में भी बहुत सी हमारी दवाई है कि कैलकेरिया कार्प, कैलकेरिया फॉस, कैमोमिला, कोलोसिन, क्रियोसोट, तो ये सब दवाई है। और आर्टिफिशियल फूड जैसे कि आजकल बच्चों को दिया जा रहा है, तो आर्टिफिशियल फूड के बाद अगर डायरिया हो रहा है, जैसे आजकल बहुत सारी चीजें हैं, लैक्टोजेन है, और बेबी फूड जो भी होता है, अगर उसके कारण भी अगर बच्चों को डायरिया हो रहा है, अगर सिम्टम मिल रहा है तो हम एलुमिना से लेकर के ये कैलकेरिया कार्ब, मैक कार्ब, सल्फर कुछ भी दे सोच सकते हैं अगर सिम्टम और टोटलिटी मिलती है। डायरिया इन समर में क्यूप्रम मैट बहुत अच्छी दवाई है। तो एक्यूट डिजीज के बाद डायरिया हो रहा है तो ये सब रेपर्टरी, ये फाटक रेपर्टरी में ये सब दी हुई है दवाइयाँ। तो मैंने इसको भी फाटक रेपर्टरी में भी जो जो दवाइयाँ दी हुई है मैंने इसको अपने पीपीटी में दर्शाया है। डायरिया का जॉन्डिस के बाद हो रहा है तो चियोनैंथस बहुत अच्छी दवाई है। तो ये सब दवाई है। ट्यूबरकुलोसिस में भी कभी कभी डायरिया बहुत ज्यादा होता है, इवन HIV में। तो हम उसमें सिम्टम्स कोऑर्डिनेशन, सिम्टोमेटोलॉजी ले करके अगर टोटलिटी अगर मिल रहा है तो हम कोई भी दवाई दे सकते हैं। लेकिन अगर हम
टाइम नहीं है तो ये सब चीजें भी सोच सकते हैं कि आर्निका है, आर्सेनिक है, सिनकोना है, ये सब हम दे सकते हैं। अब बोरिक में है कि डायरिया फ्रॉम टाइफाइड से, तो आर्सेनिक, बेप्टिशिया, हायोसैमस, ये सब दवाई दी हुई है। डायरिया फ्रॉम वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बाद से भी अगर डायरिया हो रहा है किसी को तो साइलिसिया बहुत अच्छा दवाई है। गुस्सा करने के बाद अगर डायरिया हो रहा है तो कैमोमिला, कोलोसिन, स्टेफी, ये सब दवाइयां हैं। अब एसिटिक फूड, ऑरेंज के बाद अगर डायरिया हो रहा है किसी को तो फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरस बहुत अच्छी दवाई है। सेप्टिक कंडीशन से डायरिया हो रहा है जिसको फूड पॉइजनिंग भी कह सकते हैं, अगर उसमें अगर डायरिया हो रहा है तो पायरोजिन बहुत अच्छी काम करती है। कार्बोवेज, क्रोटोन हॉरिडस है, लैकेसिस, सल्फर है, आर्सेनिक है, तो ये सब। और वेनिंग पीरियड में डायरिया, जब दूध जब बच्चा छोड़ रहा है तब भी अगर डायरिया हो रहा है तो इसमें ये सब दवाइयाँ, चाइना है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, कैलकेरिया फॉस है, ये सब काम करती है। तो और मैंने इसमें कुछ कुछ दवाइयों को भी कवर किया है, जैसे एलन में है, बोरिक में है, ये सब में बहुत बहुत सिम्टम दिया गया है। मैंने इसमें अलग अलग जो मटेरिया मेडिका है उसमें और क्या क्या है बिसाइड इसमें, वो उसको मैंने कवर करने का कोशिश किया है। जैसे कि सिग्मॉइड रूम में आर्सेनिक के लिए कह रहा है कि डायरिया आफ्टर आइस वाटर और आइसक्रीम, ठीक है। आइसक्रीम खाने के बाद और बहुत चिल्ड वाटर पीने के बाद अगर पेट में बहुत दर्द हो रहा है और साथ में डायरिया हो रहा है तो आर्सेनिक हम सोच सकते हैं, अगर और सिम्टम मिल रहा हो तो। अ, और इन एडवांस केसेस में जब जब बहुत मतलब पानी का प्यास, जैसे मॉडरेट जिसको केसेस कर रहे हैं कि पानी का प्यास बहुत ज्यादा बढ़ गया हो और फेस एकदम पेल हो गया हो, और इस तरह का अगर कंडीशन है तो उसमें आर्सेनिक को सोच सकते हैं। आर्सेनिक को कहा जाता है कि जैसे कि वाटर का कंटामिनेशन होने से, वाटरी फूड का कंटामिनेशन जैसे बोरिक बोलते हैं, कि उसमें हम आर्सेनिक एल्बम को दें तो वाटरी फूड जो है अगर हम उसको खाने से, अगर किसी को जैसे तरबूज वगैरह खाने से अगर किसी को डायरिया हो रहा है तो उसमें भी आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सब अलग अलग दवाइयां हैं। एलो सोकोट्रीना को तो सभी जानते हैं, इसमें किस तरह का स्टूल होता है, लेकिन ये फिशर जो बोल रहे हैं चार्ल्स ई फिशर में, कि उसमें लिखा हुआ है कि बहुत ज्यादा इंटेंस स्टेनिंग और ब्लडी वाटर जैसा अगर स्टूल हो रहा है, स्टूल ब्लड और जेली लाइक भी हो रहा है, और खाने के बाद अगर ये बढ़ जा रहा है और रेक्टम में एक तरह का पेन हो रहा है तो एलोसेकोट्रिना को भी आप सोच सकते हैं विसाइड मार्क्सोल। और इसमें होता है कि फ्लैचुलेंस बहुत ज्यादा होता है एलो में, बहुत ज्यादा उसको फ्लैटस पास होगा, और स्टूल के साथ, स्टूल करेगा, पैखाना होगा तो उसके साथ बहुत फ्लैटस भी पास होगा, तो एलो को उसमें भी हम सोच सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरिया मेडिका में ये सब चीजें भी एलोसोकोट्रिना के बारे में लिखी हुई है। कैलकेरिया कार्प के बारे में कहा जाता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंट और सीलियक डिजीज में कैलकेरिया कार्प को आप सोच सकते हैं अगर टोटलिटी मिल रही हो। और कैलकेरिया कार्प को सोरिक, तो वो तो सब जानते हैं कि उस तरह से जो कैलकेरिया कार्प है ये मैक्सिमम सीडोसोरा और सोरिक सिम्टम को कवर करता है। और ये क्रॉनिक डायरिया के केस को, अगर मेजेंट्री ग्लैंड इनराज बहुत सा केस में आता है कि अगर आप अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं और उसमें पेट में दर्द हो रहा है फ्रिक्वेंट, और स्टूल लूज स्टूल है और वो अगर कैलकेरिया कार्प के सिम्टम को कवर कर रहा है तो आप उसमें कैलकेरिया कार्प भी सोच सकते हैं। तो क्योंकि जो नॉर्मल जो भी एलेंस का है सिम्टम वो तो है, साथ में आप ये सब को भी सोच सकते हैं। अब चाइना बहुत अच्छी दवाई है, डायरिया के लिए मैं देती हूँ, और साथ में अगर फ्लैचुलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और उसमें अगर फीवर भी है, चार्ल्स सी फिशर कहते हैं कि डिसेंट्रिक डायरिया विद, अगर स्टूल में बहुत ज्यादा ऑफेंसिवनेस है, वो ब्लडी डायरिया, खून आ रहा है पैखाने में, और उसके साथ साथ फीवर भी है, तो उसमें चाइना अच्छा
काम करता है। अगर उसके साथ फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा हो तो मतलब उसको तुरंत थकावट जिसको कहते हैं, थकावट मतलब पानी से, शरीर से पूरा पानी निकल गया हो और वो बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा हो, थकावट वर्ड सही नहीं होगा, कमजोर बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हो, तो उसमें हम चाइना को सोच सकते हैं। कैमोमिला में भी कैमोमिला का जैसे बोलते हैं कि ग्रीनिश स्टूल होता है और एक की तरह उसका ऑफेंसिव होता है। या अगर वो बच्चा बहुत रेस्टलेस है तो उसमें हम कैमोमिला को भी सोच सकते हैं। रियूम बहुत अच्छा है डायरिया का दवाई। मार्क्सोल है, जैसे कि वो जैसे मार्क्सोल और नक्स भूमिका, नक्स भूमिका भी जनरली, अब पता नहीं आप लोगों ने दिया है कि नहीं, नक्स भूमिका है रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है नक्स भूमिका में। तो कभी कभी नक्स भूमिका भी लूज स्टूल, जिसको फ्रिक्वेंट लूज स्टूल हो रहा है, उसमें भी नक्स भूमिका कभी कभी बहुत अच्छा काम करता है। कभी क्या, हम मैं तो देती हूँ फ्रिक्वेंटली कि अगर पैखाना लूज हो रहा हो, पेशेंट बोल रहा हो और उसको इनफेक्चुअल मतलब बार बार पैखाना जाने का अर्ज हो रहा हो और स्टूल हो रहा हो, पेट में दर्द करके थोड़ी देर के बाद वो पेट दर्द आराम भी हो जा रहा है, लेकिन फिर अगर उसको स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मार्क्सोल में क्या है कि उसमें ब्लड का कंटेंट ज्यादा रहेगा, नक्स भूमिका में ऐसा नहीं है। ब्लड का कंटेंट उसमें ब्लड नहीं रहता है उसमें, उसमें स्टूल की फ्रिक्वेंसी अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल ज्यादा होता है, मतलब उसको बार बार स्टूल जाने का मन करेगा। मार्क्सोल का भी वही है कि उसको भी बार बार जाने का मन करता है, लेकिन इसमें ब्लड का कंसिस्टेंसी ज्यादा होता है मार्क्सोल और मर्कौर में। तो आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके दवाई दे सकते हैं। सल्फर बहुत अच्छी दवाई है। हम लोग जब देते थे पीजी में, जब हम पढ़ाई करते थे तो अधिकारी सर सल्फर को बहुत देते थे बच्चों को डायरिया के केस में। और उनका ये था ऑब्जर्वेशन कि अगर बच्चा छोटा है, लूज फ्रिक्वेंटली स्टूल लेकर के आया और जब वो सर छूते थे और बहुत ज्यादा हॉट, मतलब हॉट फ्रंटालेंस, ये सल्फर का बहुत अच्छा इंडिकेशन है। सर ने ऑब्जर्वेशन मतलब फिजिकल ऑब्जर्वेशन पे भी हम लोगों ने बहुत दवाई दी है। तो उसमें सल्फर भी एक है कि मैं अक्सर सर को देखती थी कि जब पेशेंट जो भी टोटलिटी मिला, साथ में वो सर अगर छुए और उसका बहुत ज्यादा हॉट लगे तो इस सल्फर का बहुत अच्छा इंडिकेशन है। साइलिसिया में है कि पसीना पीछे रहे, तो ये साइलिसिया का बहुत अच्छा इंडिकेशन है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है। हम लोग इस तरह से छोटा छोटा, क्योंकि बच्चा कभी सिम्टम आपको आकर के बोलेगा नहीं, मदर बोलेगी और आपको ऑब्जर्व करना है, और साथ में मदर जो सिम्टम बोल रही है उससे कोरिलेट करके आपको दवाई देनी है। तो हम लोगों ने ये सब चीजें देखी है और सीखी है। तो मैं कैम्फर भी डायरिया में बहुत यूज की हूँ कि इवन मैंने घर में भी बहुत से लोगों को दिया है कि कोई पेशेंट देखिएगा कि किसी को दो तीन पॉटी हो रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक कैम्फर का पेशेंट आएगा उसको एक ही स्टूल होगा, अब वो उठ नहीं पाएगा बेड से कि नहीं अब हम तो उठ ही नहीं पा रहा है, अब हमको मेरी मेरी शक्ति ही चली गई है। तो कैम्फर ऐसे केस में बहुत अच्छा काम करता है, मैजिक की तरह काम करता है। मैंने दिया है और बहुत केसेस में बहुत अच्छा रिलीफ हुआ है। तो ये सब है। ये मैं एक केस प्रेजेंट करना चाहूंगी। और जो मैंने इनिशियली जो लगाया था, वो मेरा जो फर्स्ट स्लाइड था उसमें एक बच्चे का फोटो था, वो इसी का था। तो हमारा जो हॉस्पिटल है वो एलोपैथी हॉस्पिटल के ऊपर में है, जो हमारा जो चिकित्सा सत्यापन इकाई है। तो उसमें ये केस आया था कि 2 साल 3 महीने का एक बच्चा था जो मदर लेके आई थी। तो उसमें बच्चे को फीवर भी था, फास्ट ब्रीदिंग भी हो रही थी, और उसको कुछ नेक में और मतलब गर्दन के पीछे और पीठ में घाव भी था, और उसका बच्चे का सांस भी तेज चल रहा था। पेट जब मैंने उसका देखा तो थोड़ा ब्लॉटेड फूला हुआ था। ये ये सब मैंने ऑब्जर्व किया और ये सब देखा भी। तो उसमें जो हिस्ट्री था कि उसका मदर बोल रही है कि ये जो पेट है, ये बच्चे का 1 से 6 महीना के से ये पेट थोड़ा सा धीरे धीरे थोड़ा फूल रहा है। पेट एकदम बच्चे का थोड़ा सा हल्का निकल गया है।
और कुछ घाव भी है नाक गर्दन के पीछे जो 7 दिन पहले आया है। और डायरिया जो हो रहा है इसको 5 से 6 डायरिया हो रहा है। पेशेंट बोली कि 5 दिन से इसका हो रहा है। और इधर रिसेंटली फीवर भी है, अभी बच्चे को अब ठंडा लगा या जो भी हुआ, फीवर और उसके साथ कफ कोल्ड भी हो रहा है। तो अब मदर बताई कि ये पहले भी इस तरह का, इसको फ्रिक्वेंटली इस तरह का अटैक होता है, इसको सर्दी खांसी हमेशा लगते रहती है और इसको इस तरह का सिम्टम आता है। फैमिली हिस्ट्री में जब मैंने पता किया तो इसका मदर को भी वो खूनी डायरिया जिसको कहते हैं उस स्टूल से होकर के मर गई थी। और जो फादर थे इसके, ग्रैंड फादर इसके नाना जी, वो अस्थमा से इनका डेथ हुआ था। और बच्चा जो था वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था, हॉट पेशेंट था। और मदर बोल रही है कि ये बार बार मतलब दूध पीने का डिमांड करता है, उसको मीठा चीज बच्चे को ज्यादा पसंद है। और पानी वो थोड़ा थोड़ा पानी करके बार बार पी रहा है। जो स्टूल का उसका कैरेक्टर था, वो मदर बोली कि वो वाटरी स्टूल है, येलो है। और यूरिन जो है वो पानी की तरह हो रहा है, उसमें कुछ किसी तरह का बदबू नहीं है। जो पसीना जो है वो माथे पर और फेस पे ज्यादा है। और इस तरह का उसका सिम्टम था। तो हम लोगों ने, जैसे मैंने इसमें ये किया है कि हाँ ये इस तरह का ये जो सिम्टम आए तो उसको सोरा और डिजायर टू बी कैरी ये साइकोटिक है। लेकिन उस समय हम लोगों को रेपर्टरी देखने का मौका नहीं था। हम लोगों ने सिम्टम जो है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम ही उसको दिया। और उसको मैंने सिनकोना दिया शुरू में, सिनकोना, क्योंकि उसको इसका स्टूल का कैरेक्टरिस्टिक और पेट जो उसका एकदम फूला हुआ था, और जो फेस का उसका जो जो पेलनेस था, उसको मैंने देख करके उसको सिनकोना ही फर्स्ट दिया। उसको सिनकोना 200 2 डोज दिया। ठीक है, वो 10 तारीख को आई थी, फिर 13 तारीख को भी आई। तो उसको खांसी हो रही थी, टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ था, स्टूल का कंसिस्टेंसी जो वाटरी था वो हार्ड हो गया था, लेकिन बच्चा अभी भी उसको इरप्शन था वो प्रेजेंट ही था। तो फिर मैंने उसको सिनकोना का 1 डोज दिया। फिर वो 30 मई को वो फिर से आया बच्चा। उसको क्या कहते हैं स्टूल, लेकिन इस बार उसका बढ़ गया था, उसमें थोड़ा सा ब्लड भी आने लगा था। मदर बोल रही थी कि उसको हमने बोटल फीड, ये जो बोटल फीड जो करवाते हैं मदर, उसमें मैक्सिमम में आप देखिएगा कि उसमें ऑफेंसिव डायरिया आएगा और ब्लड आएगा। तो आप इससे डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। और फाइनली जब वो बच्चा चूंकि बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था, मदर के ही लैप में रहना चाह रहा था, लेकिन उसको मैंने फाइनली उसको सीधा दिया। उसको स्वीट का डिजायर था, नींद अच्छा से नहीं ले पा रहा था, इसको अब मैंने 3 टाइम 3 दिन दिया। तो उसको थोड़ा रिलीफ हो गया, अच्छा उसका सब चीजें कम हो गई। और उसके बाद जो, लेकिन फिर भी उसका जो इरप्शन था वो कम नहीं हो रहा था। तो वो क्रॉनिक जो सीना का क्रॉनिक जो सल्फर है, इस तरह से मैंने दिया और ये केस में अच्छा रिलीफ हुआ। तो मैं इसमें बहुत सा केस आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन जो जनरली हम लोग देते हैं, तो मैं सिनकोना से लेकर के, एलो से लेकर के कैम्फरा, बहुत सी दवाइयां डायरिया में बहुत अच्छा काम करती है और हम लोग दे सकते हैं। इवन हम लोग एक्यूट केसेस को भी डायरिया को हैंडल कर सकते हैं, छोटे बच्चे को भी कर सकते हैं। जैसे हमने जो हम जो हम मैंने जो सीखा है, कुछ कुछ जो फिजिकल सिम्टम को हमको ऑब्जर्व करना है बच्चे के केस में, और जो मदर कुछ जो टोटलिटी देगी उसको लेकर के चल के हम बच्चों के केस में भी डायरिया को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन हमको ये जानना है कि हमारा लिमिटेशन क्या है। अगर कोई पेशेंट, अगर आपको लग रहा है कि वो सीवियर डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा है, बच्चा अगर उस तरह का सिम्टम दे रहा है, तो उस केस को हमको छूना नहीं है, क्योंकि इस तरह के केसेस अगर आप लीजिएगा और नहीं ठीक कर पाइएगा तो बच्चे का भी लॉस होगा और आपका, मतलब हमारा तो क्लिनिकल जो है वो स्पॉइल होगा ही, वो तो खराब होगा ही। तो इस तरह का हम अपना एक डिमार्केशन, एक लाइन ये कर सकते हैं।
चूंकि मैं रिसर्च से बिलोंग करती हूँ, लेकिन हम चूंकि एक सरकारी एम्प्लॉय हैं, तो हम अपने रिसर्च को जब तक परमिशन गवर्नमेंट नहीं देती हम रिवील नहीं कर सकते हैं। लेकिन धन्यवाद अगर नेक्स्ट विभा बार जी। अगर होगा तो मैं विभा जी, जी हम लोग का समय समाप्त हो चुका है। जी 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 हम लोग सर, को चेंज मेरा ओवर भी करना खत्म है, हुआ। ठीक है ना। जी बहुत बढ़िया रहा धन्यवाद प्रेजेंटेशन, सर। और सभी जी लोगों ने बड़ा ध्यान से सुना है जी और जी बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है। अपना पीपीटी को अब हटा लीजिए, हम लोग सेशन को ओके क्लोज ओके, करते हैं। थैंक यू सर। एक बार फिर इसी तरह से कोई प्रोटोकॉल को, आप डायरिया का प्रोटोकॉल जो सीसीआरएच में आपने तैयार किया है और फिर पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर, तो हम लोगों के जी लिए जी बहुत सर। अच्छा लगा। आप जी फिर एक जी बार आइए और एक हाँ, सेशन और हम लोग को किसी एक पर लीजिए, है ना। तो ओके इसके ओके साथ सर। में आज का सेशन हम लोगों का समाप्त होता है। हम लोग अब फिर अगले सेशन में हिंदी इंग्लिश सेशन की ओर हम लोग मूव करते हैं। So थैंक thank यू you सर। Vibha ji, and thank you all. And this थैंक session यू is सर, आप लोगों को भी uh, मेरे को मौका this देने session के is लिए। closed, and now we are transferring this switching over to the English session. So थैंक यू Dr. सर। Ganesh, you can take over the charge now. Thank you, Dr. Vibha Kumari and Sahani